हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयशंकर जी का अब तक का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, कहा पाकिस्तान के साथ भारत की कोई तुलना ना करे। जी हां दोस्तों, दिया कड़ा संदेश। कहा दिन में समस्या पर बात और शाम को ड्रग्स की सप्लाई नहीं चलेगा। बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों जयशंकर जी ने यह बड़ा बयान क्यों दिया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले OIC को पीओके क्यों घुमा रहा है पाकिस्तान, क्या है इसका असली मकसद, सबसे पहले आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बताएंगे जहां अफगान सीमा पर तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेनाओं को हमले में मार गिराया है। दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर। और साथ ही बताएंगे जहां आम आदमी पार्टी के विधायक का बीजेपी को बाहर से समर्थन, 3 निर्दलीय MLA भी करेंगे सपोर्ट। बताएंगे क्या है बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। और भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नंबर 1 बनी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत की कोई तुलना नहीं, दिया कड़ा संदेश जयशंकर जी ने। कहा दिन में समस्या पर बात और शाम को ड्रग्स की सप्लाई नहीं चलेगा। बता दे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने शनिवार को आतंकवाद समर्थक अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बहुत बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए जमकर लताड़ और क्लास लगाई है। जयशंकर जी ने सार्क के अन्य सदस्यों के साथ भारत के निष्क्रिय होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान का जिक्र किए बिना कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम सार्क से अलग हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क सक्रिय नहीं है, क्योंकि इसके एक सदस्य का मानना है कि पड़ोसी से निपटना सीमा पार आतंकवाद अनुकूल है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के आपसी संबंध मजबूत हैं और पिछले 5 सालों में ये पहले के मुकाबले कहीं अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। इसके साथ ही व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इसमें समस्या ये है कि एक कमरे में बैठकर किसी व्यक्ति से निपटने के मुद्दे पर चर्चा होती है और वो आपके साथ खड़ा भी है, लेकिन दिन के अंत तक वही शख्स लोगों को ड्रग्स और हथियार भेजना शुरू कर देता है। असली समस्या यही है और ये अब नहीं चलेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कटाक्ष पाकिस्तान पर जयशंकर जी ने किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्रीय रूप से अधिक प्रभावी हो गया है। पहले दुनिया भारत और पाकिस्तान को समान दृष्टि से देखती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रति उसका नजरिया बदल गया है। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्र में प्राथमिक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के भारत के उत्थान को देखती है तो इसमें प्रवासी भारतीयों का योगदान और उनकी सफलताएं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यदि इतने सारे भारतीय विदेश में रहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी देखभाल करें। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी विदेश मंत्री जयशंकर जी के इस बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते कि पाकिस्तान का यही हाल है, दिन में समस्या पर बात करता है और शाम को वही व्यक्ति ड्रग्स सप्लाई करता है दोस्तों, और ऐसा अब नहीं चलना चाहिए, तो हम समर्थन करते हैं जयशंकर जी के बात का। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई अपनी राय पक्ष रख सके। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहाँ भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले OIC को पीओके क्यों घुमा रहा पाकिस्तान, असली मकसद बता दें। पाकिस्तान इन दिनों कश्मीर मुद्दे को फिर हवा देने में जुटा है। उसने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रमुख हुसैन इब्राहिम ताहा को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करवाया है। OIC कश्मीरी मुद्दे को लेकर शुरू से ही पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है दोस्तों, और करे भी क्यों ना। ये संगठन कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इस दौरे के बाद भी OIC चीफ ताहा ने कश्मीरियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और UNSC के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय के उनके अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। पाकिस्तानी अधिकारी ताहा को LOC पर बसे चकोटी सेक्टर भी लेकर गए हैं दोस्तों। इस जगह पर उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। OIC के प्रमुख हुसैन इब्राहिम ताहा के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। चकोटी में पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को LOC से सटे उस पुल को भी दिखाया दोस्तों, जिसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान व्यापार और यात्रा के लिए किया जाता था। इस पुल से होने वाले व्यापार को पाकिस्तान ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद
अनुच्छेद 370 की समाप्ति के विरोध में एक तरफा तरीके से बंद कर दिया था। ओआईसी प्रतिनिधिमंडल ने एलओसी के नजदीक रहने वाले निवासियों से भी मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओआईसी को पीओके ले जाने का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ओआईसी का गठन ही इस्लामिक रीति रिवाजों पर चलने वाले देशों से हुआ है। पाकिस्तान भी खुद को इस्लामिक रिपब्लिक राष्ट्र बताता है। ऐसे में वो ओआईसी प्रतिनिधिमंडल को पीओके ले जाकर इस मुद्दे को फिर उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों वो जानता है कि ओआईसी में शामिल कई देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ताकतवर हैं। उनकी आवाज को जरूर सुना जाएगा। पाकिस्तान ने पीओके को आज तक विकास से दूर रखा है। ऐसे में वो लोगों की गरीबी, लाचारी और दुख को दिखाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान का ओआईसी को पीओके ले जाने का है दोस्तों, और दिखाने का है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं और भारत हमको प्रताड़ कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी और लंबी चाल को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या पाकिस्तान अपनी इस चाल में कभी कामयाब हो पाएगा? अगर पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तानियों की इतनी ही चिंता होती दोस्तों, तो आज कश्मीर पर ध्यान ना देकर अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करता। बहरहाल ऐसा उसने नहीं किया और ऊपर से बड़ी बड़ी चालें चलने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। इस पर आप भारतीयों की क्या राय होगी दोस्तों? क्या विचार होंगे? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। क्या ओआईसी को झूठ चीजें दिखा करके दोस्तों क्या भारत का कुछ बिगाड़ पाएगी ये संगठन? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां अफगान सीमा पर तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना पर किया बहुत बड़ा हमला। मोर्टार गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत, 20 घायल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साथ में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले के क्षेत्र में बीते 1 महीने से तनाव की खबर आती रही है। एक बार फिर से कल यहाँ तालिबानी और पाकिस्तानी सेना के बीच शस्त्र संघर्ष की खबर आ रही है दोस्तों। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी तनाव अब हिंसक रूप लेता जा रहा है। तालिबान लड़ाकों ने कंधार प्रांत से सटे स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हमले में घायल 20 लोगों को चमन के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है दोस्तों। घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चमन के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तानी सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को भी तैनात कर दिया है। फिलहाल सीमा से होने वाले व्यापार और लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि तालिबान लड़ाके दोबारा से हमला कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर पाकिस्तानी सेना पर तालिबान का इतना गुस्सा क्यों है दोस्तों? दरअसल स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर अफगानी नागरिकों को हो रही असुविधा और उत्पीड़न को लेकर तालिबान पहले से ही पाकिस्तान से नाराजगी जता चुका है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान नागरिकों को बेवजह परेशान करते हैं। अफगानों को घंटों भूखे प्यासे लाइनों में खड़ा किया जाता है। उनका नंबर आने के बाद दस्तावेजों को अधूरा बताकर प्रताड़ित भी किया जाता है। विरोध जताने पर अफगान नागरिकों की पिटाई की जाती है। तालिबान का दावा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार की तरफ से सीमा पर स्थिति सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपको खबरों के साथ में उसके पीछे का सबसे बड़ा तथ्य और रीजन भी देते हैं। ऐसे में वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों और हमें सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को, चैनल को शेयर करके। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां सऊदी अरब ने दिया शी जिनपिंग को लेकर बहुत बड़ा बयान। अब अमेरिका भी हैरान। बता दे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद ने राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की ओर से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ में बहुत बड़ा बयान देकर अमेरिका को भी चौंका दिया और अमेरिका में भी खलबली मचा दी है। युवराज मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार अब चीन में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता आ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुनिया कई जोखिमों और चुनौतियों का सामना कर रही है और विभिन्न पक्षों को उनसे निपटने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुद्धिमान नेतृत्व में चीन ने महान विकास उपलब्धियां हासिल की हैं और वैश्विक शासन का नेतृत्व करने वाली एक महत्वपूर्ण उन्नत शक्ति बन गई है। जीसीसी देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग में प्राप्त बड़ी उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और चीन के वैश्विक विकास पहल और क्षेत्रीय मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने में इसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर रूसी तेल पर लगे प्राइस कैप को नहीं मानेगा भारत। पुतिन सरकार ने दिल खोलकर की भारत की तारीफ। जी हाँ, रूसी तेल पर G7 देशों की ओर से लगाई पाबंदियों का भारत ने नहीं किया समर्थन, तो पुतिन सरकार ने जमकर की तारीफ। बता दें रशिया ने G7 देशों और
उनके सहयोगियों के रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन न करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रशिया में भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ एक बैठक के दौरान ये बयान दिया। रशिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उप प्रधानमंत्री ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन न करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगी द्वारा की गई थी। इससे पहले सितंबर में G7 देशों ने रूस से तेल आयात पर प्राइस कैप लगाने पर सहमति जताई थी। जी हां दोस्तों, रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि रूस ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के लिए अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है और ऊर्जा संकट के बीच पूर्व दक्षिण के देशों को ऊर्जा निर्यात कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि साल 2022 के पहले 8 महीनों में भारत का रूसी तेल आयात बढ़कर 16.35 मिलियन टन पहुंच गया है। गर्मियों के दौरान भारत रशिया से तेल लेने के मामले में दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा हाल के दिनों में तेल उत्पादों और कोयलों की डिलीवरी भी बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की जमकर तारीफ की गई है। दोस्तों, पुतिन सरकार के द्वारा ऐसे में थैंक यू पुतिन कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जनरल बाजवा ने पंजाब में करवाया था पीटीआई का तख्ता पलट। इमरान खान के खुलासों से पाकिस्तान में बवाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें उस्मान बुजदार की जगह अलीम खान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा था। एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में पूर्व आर्मी चीफ पर आरोप लगाते हुए तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा की बुजदार को हटाने की मांग अजीब थी। दरअसल अप्रैल में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के पहले पंजाब सूबे में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी और उस्मान बुजदार मुख्यमंत्री थे। इमरान खान के इन दावों से पाकिस्तान में राजनीति गर्मा गई है। सत्तारूढ़ पीएमएलएन और पीपीपी के उनके आरोपों को खारिज किया गया है। दोस्तों, इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस्मान बुजदार को हटाने के लिए कहा। वो अलीम खान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि मैंने बाजवा से कहा था कि अलीम के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, उन दावों की जांच की जा रही है, ऐसे में वो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही भी अलीम खान को पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान ने यह भी बड़ा आरोप लगाया है भाजपा पर कि सब कुछ बाजवा के कारण ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां वतन लौटे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान, अदालत ने इन आरोपों पर घोषित किया था भगौड़ा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले 4 साल बाद लौटा फरार हुआ बेटा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भगौड़े बेटे सुलेमान शहबाज भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने के लिए रविवार 11 दिसंबर को सुबह पाकिस्तान लौट आए। वो पिछले 4 सालों से लंदन में रह रहे थे। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी ने 2018 के आम चुनाव से पहले उनके और उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद से सुलेमान लंदन में रह रहे थे। वो कुछ दिन तो जांच में शामिल हुए, लेकिन फिर लंदन भाग गए थे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले सुलेमान की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी यानी एफआईए और एनएबी के धन शोधन के मामले में उनको गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने उनको 13 दिसंबर से पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। समय दोस्तों, जब पिता प्रधानमंत्री हो तो बेटा, भागा हुआ बेटा भी घर वापस अवश्य आएगा और वो बच भी जाएगा। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पंजाब से बड़ी खबर, बीएसएफ जवानों ने अबोहर इलाके में 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस किए बरामद। जी हां, पंजाब में बीएसएफ जवानों ने हथियारों की बरामदगी की है। रविवार को लगभग 12:15 पर बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अबोहर इलाके में 2 AK-47 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। उक्त सामग्री पाकिस्तानी तस्करों ने भारतीय सीमा में पहुंचाई थी ताकि उनके साथी भारतीय तस्कर उठा सके। इससे पहले भी पंजाब में कई बार हथियार बरामद हो चुके हैं। भारतीय क्षेत्र में हेरोइन व हथियार की खेप फेंक कर लौट रहे पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ ने ताबड़तोड़ फायरिंग किया, परंतु ड्रोन सुरक्षित पाकिस्तान में घुस गए। फेंकी गई हेरोइन व हथियार की खेप उठाने के लिए लगभग 4 भारतीय तस्कर सरहद पर पहुंचे। बीएसएफ ने उन्हें वहीं रुकने की चेतावनी दी, लेकिन वो खेप छोड़कर वहां से भाग गए। बीएसएफ ने उन्हें दबोचने के लिए फायरिंग भी की थी। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर यूएनएससी में बोला भारत बुरे या अच्छे नहीं होते, आतंकवादी श्रेणी में बांटने का युग हो तत्काल
समाप्त। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान व उसके दोस्त चीन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर बुरे या अच्छे के तौर पर वर्गीकृत करने का युग तत्काल खत्म होना चाहिए। भारत ने एक संकल्पना पत्र जारी करते हुए कहा है कि आतंकवादी कृत्यों को धार्मिक या वैचारिक रूप में वर्गीकृत करने से आतंकवाद से लड़ने की साझा वैश्विक प्रतिबद्धता कम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत बहुपक्षवाद में सुधार और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 14 और 15 दिसंबर को 2 अहम कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री जयशंकर जी करेंगे। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने महासचिव एंटोनियो गुतारेस को एक पत्र लिखकर कहा कि विषय पर चर्चा के लिए एक संकल्पना पत्र सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के रूप में प्रसारित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि आतंकवादी अच्छे या बुरे नहीं होते, इनको श्रेणी में बांटने का युग तत्काल रूप से खत्म होना चाहिए? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर ये चीन का आंतरिक मामला हद ना भूले। जी हाँ, बता दें कि मानवाधिकारों के हनन पर ब्रिटेन की रिपोर्ट पर ड्रैगन हुआ आग बबूला और दे दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, चीन में मानवाधिकारों के हनन को लेकर ब्रिटेन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसका चीन ने विरोध किया और इसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों और अपमानजनक आरोप से भरा बताया। रिपोर्टों को आधारहीन बताते हुए चीन ने कहा कि चीन हमेशा अपने लोगों के मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रता के बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है दोस्तों कि देश में मानव अधिकारों ने प्रगति की है। ब्रिटेन में चीन के दूतावास की ओर से जारी एक बयान में जोर देकर कहा गया है कि झिंजियांग, हांगकांग और तिब्बत से संबंधित सभी मामले चीन के आंतरिक मामले हैं, जिसमें किसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। हांगकांग के संबंध में कहा गया है कि अपनी मातृभूमि में शामिल होने के बाद से पिछले 25 सालों में हांगकांग के निवासियों ने कानून के अनुसार कहीं अधिक अधिकारों और स्वतंत्र का आनंद लिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 20 दिसंबर तक करे चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं तो जी हां दोस्तों, इमरान खान की पार्टी ने दे दी बड़ी धमकी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी दी कि अगर अगले आम चुनाव की तारीखों की घोषणा 20 दिसंबर तक नहीं की गई तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभाओं को भंग कर देगी। पूर्व सूचना मंत्री और इमरान की पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि आयातित सरकार के नेता चुनाव नहीं चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि देश कैसे चलाना है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा है कि देश के मामलों को मंत्रियों की नियुक्ति और विदेश यात्राओं से नहीं चलाया जाता है। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक दिसंबर में बेंगलुरु में होगी। जी हां दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों बोले तो FCBD की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर तक होगी। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की इस पहली बैठक से फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर वार्ता की शुरुआत होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की अगुवाई वाले G20 फाइनेंस ट्रैक में आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, दिसंबर के महीने में बेंगलुरु में होने वाले भारत के G20 अध्यक्षता की पहली बैठक के लिए दोस्तों आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने भारत को। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव का किया विरोध तो शशि थरूर ने ट्वीट करके जयशंकर जी को दी शाबाशी। बता दें, कांग्रेसी वरिष्ठ नेता और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की जमकर प्रशंसा तारीफ की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्थाओं में मानवीय छूट की स्थापना को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। इसे लेकर थरूर ने एक ट्वीट में लिखा कि इस प्रस्ताव के पीछे मानवीय सरोकारों को समझते हुए मैं भारत की उन आपत्तियों से पूरी तरह सहमत हूं जिसके कारण वो इसमें शामिल नहीं हुआ। थरूर ने आगे कहा कि इसके लिए जयशंकर जी की प्रशंसा की जानी चाहिए। शाबाश विदेश मंत्री जयशंकर, आपने एकदम सही फैसला लिया है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि जयशंकर जी हैं ही तारीफों के काबिल, तो अपनी बात जयशंकर जी को लेकर दो अच्छी बात जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार पूर्व MLA MP समेत 20 नेताओं की सुरक्षा छीन ली गई है। दोस्तों, कई का सुरक्षा घेरा छोटा कर दिया गया है। बता दें, जम्मू कश्मीर में 20 राजनेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। यह आदेश 10 दिसंबर को जारी हुआ है। जी हाँ, कुछ नेताओं के सुरक्षा घेरे में कटौती हुई है। राजनेताओं को मिल रहे सुरक्षा कर्मियों के अलावा इनकी एस्कॉर्ट सुविधा भी वापस ले ली गई है। इनमें अधिकांश नेता पूर्व विधायक हैं, जबकि एक पूर्व सांसद है। इनके अलावा पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला के दामाद
बाद एवं निदेशक J&K सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया मोहम्मद असीम खान की सुरक्षा हटा दी गई है। कई नेताओं की सुरक्षा के 1-2 सेक्शन कम कर दिए गए हैं। सुरक्षा वापस लिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ऐसे में। क्या केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला, बिल्कुल सही फैसला लिया है दोस्तों? आप क्या कहेंगे बताइएगा अवश्य। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर इस यूरोपीय देश ने दिया भारत का साथ, कहा रूसी तेल खरीदना भारत की घरेलू नीति। जी हाँ, यूक्रेन से युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से रशिया भारत को सस्ते दामों में तेल बेच रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, आप सभी जानते होंगे। भारत की इस नीति पर लगातार यूरोपीय देश सवाल उठाते रहे हैं। तो वहीं अब यूरोपीय देश स्वीडन के विदेश व्यापार मंत्री जोहान फोर्सेल ने कहा है कि भारतीय ऊर्जा नीति के तहत खरीदे जा रहे रूसी तेल में स्वीडन किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान फोर्सेल ने कहा है कि स्टॉकहोम ऊर्जा स्थिरता के लिए भारत की नीतियों को समझता है और रूसी तेल खरीदना भारत की घरेलू नीतियों के अंतर्गत आता है। ऐसे में मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये पते की बात की है जोहान फोर्सेल ने, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भारत के तेल खरीद को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बात करेगा और बड़ी खबर की, लेकिन वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के गौरव है। जी हाँ, बोले आम आदमी पार्टी के विधायक समर्थकों से बात करके लूंगा बीजेपी में जाने का फैसला। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को जल्द ही बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी के 5 विजयी उम्मीदवारों में से एक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आपके नवनिर्वाचित विधायक भूपत भाई भयानी ने बीजेपी का समर्थन करने का फैसला किया है और जल्द ही वे बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। इस पर अब भूपत भयानी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, अपने समर्थकों और किसानों से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होने पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी तो मैं बीजेपी से जुड़ जाऊंगा। मैं बचपन से RSS का स्वयं सेवक हूँ। मेरी विचारधारा आप समझ सकते हैं। RSS एक अच्छा संगठन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद। जी हाँ, आपको बता दें, इनके अलावा 2 और निर्दलीय MLA भी बीजेपी को कर रहे हैं सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, 3 और निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला किया है। विधायकों के इस फैसले को शपथ ग्रहण से पहले भाजपा सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर मानी जा रही है। समर्थन देने वाले 3 विधायकों में बायड़ से धवल झाला, धनेरा से मावजी देसाई और वाघोड़िया से धर्मेंद्र वाघेला शामिल। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ऐसे में अगर ये लोग भी जुड़ जाते हैं बीजेपी से, तो दोस्तों बीजेपी इस बार परचम क्या तोहरा परचम लहरा सकती है गुजरात में। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा।